Good morning, all of you. We are discuss about class 9 subject physics chapter number 7 motion. तो firstly हम क्या जानेंगे? What is motion? Motion क्या होता है? What is motion? Just a position change with respect to time. टाइम के साथ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी क्या पोजीशन को चेंज करता है, इट इज कॉल्ड मोशन. जैसे कि अभी हम यहाँ पे स्टैंडिंग है, देन मैं अगर किसी और पॉइंट पे जाऊं या किसी और ऑब्जेक्ट को, इस टेबल की बात कर लेते हैं, इस टेबल को अभी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे इस टाइम पीरियड पे, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उठा के किसी अदर पॉइंट पे रख दिया तो क्या कर रहा है? ये पोजीशन को चेंज कर रहा है. ये हमारे पास क्या होगा? मोशन. रेस्ट की पोजीशन क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी अदर ऑब्जेक्ट, वो क्या है हमारे पास? रेस्ट की पोजीशन पे. टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. जैसे कि ये मार्कर है, जब तक मैं उठाऊंगी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी, तब तक ये क्या नहीं करेगा? मोशन नहीं करेगा. जहां रखा हुआ है उसी पोजीशन पे क्या होगा? रखा हुआ रहेगा. ठीक है, सेम कंडीशन है. तो ये इंट्रोडक्शन है अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग कि हमारे पास डेली लाइफ में क्या क्या हो सकता है मोशन में. तो वी इन आवर डेली लाइफ सी मैनी ऑब्जेक्ट्स इन मूविंग, अ पर्सन वॉकिंग अलोंग द रोड, एंड एथलीट रनिंग ऑन द सराउंडिंग ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड. ए पर्सन, कोई भी एक पर्सन है, वो मोशन कर रहा है एक एज अ स्ट्रेट पाथ किसी भी रोड पे, तो वो क्या हो गया? मोशन. कोई भी एथलीट है, फुटबॉल है, ठीक है, स्पोर्ट्स की क्लासेस होती है तुम्हारी भी, तो वहां पे किसी भी चीज को, फुटबॉल हो गया या बैट बॉल, जो भी हम खेलते हैं, ठीक है, वो हमारी सब चीजें किस में क्लेरिफाइड होती है? मोशन में. ठीक है, ये उसके सारे एग्जाम्पल्स है. अब एग्जाम्पल्स हमारे पास फ्लाइंग अ पैरट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे कि जो मोशन है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा? मोशन एंड रेस्ट. उसके एग्जाम्पल्स है सम cricket ball rolling on the ground and the many other objects which change their position continuously, some moving slowly and some other moving वेरी फास्ट. तो ये स्पीड में आता है. अगर हमारे पास स्पीड होगी तो स्पीड क्या होती है? स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन फिर भी वहां क्या डिफाइंड होगा? मोशन ही डिफाइंड होगा. When you walk from your home to school or when you run on the playground, you are in motion. Perhaps you are in a position to give many more examples of motion from your day-to-day experience. In all the above examples we have mentioned above and in several other examples based upon on your everyday life. ठीक है, there is a something common to all them if you observe them all over in a interval of time. interval of time क्या बोल रहे हैं? कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ और था. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसी कि मैंने यहाँ पे बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. अब ये t हमारे पास टाइम पीरियड को शो कर रहा है. यहां से वो कहां पहुंच रहा है? इस पोजीशन पे पहुंच रहा है. ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया? t इक्वल्स टू 3 सेकेंड. तो जो इन दोनों के बीच में इंटरवल आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो हमारे पास क्या होगा? टाइम इंटरवल होगा कि कितना टोटल टाइम हमने यहाँ पे कंज्यूम किया है. ठीक है, समझ में आए? मीन ऑफ टाइम इंटरवल. You will draw a conclusion that the object in motion keep changing their position with the passage of time with respect to their surrounding. मतलब जो भी हम यहाँ पे आसपास है, जैसे इस रूम में बैठे हुए हैं हम लोग, तो वो क्या हो गई हमारे लिए? सराउंडिंग हो गई. ठीक है, स्पेस हो गया पूरा. तो उसमें अगर हम मोशन कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं किसी टाइम पीरियड में, तो इट इज अ मोशन. समझ में आया? एनी अदर डाउट? किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना. नहीं है? चलो अच्छा है. Therefore, in order to describe the motion of a given object, we must have a reference point. अगर हमें मोशन करना है तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख के करना है. ठीक है, वो कितने पॉइंट्स हैं जो हमारे यूजफुल हैं? तो रेफरेंस पॉइंट एक तो, ठीक है, दैट
द गिवन ऑब्जेक्ट मस्ट चेंज इट्स पोजिशन कॉन्टिन्यूसली विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और एक क्या चाहिए हमें, रेस्ट में एनी अदर ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। अभी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पहले भी डिस्कस किया ना हमने इसके बारे में। रेफरेंस पॉइंट, अगर मैं किसी को कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं बताऊंगी कि कहां से कहां जाना है, तो तुम लोग पहुंच जाओगे क्या उस पोजीशन पे? नहीं पहुंचेंगे हम, नहीं पहुंचोगे ना, या पहुंच जाओगे? हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे घर से हमें कहां जाना है, हम बस ऐसे बोलेंगे जाना है तुम्हें। अब ये तो बताओ कहां जाना है, तो हम क्या बोलते हैं कि स्कूल से हमें कहां जाना है, घर, घर से हमें स्कूल आना है। तो उसके लिए हमें क्या पता चल करना पड़ रहा है, एक पॉइंट का पता पड़ना है कि हमें कहां से कहां जाना है। तो वो क्या हुआ हमारे लिए, रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेगा। जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके, ये कोई भी पर्सन है, स्टैंडिंग पर्सन है, अभी ये रेस्ट की पोजीशन पे है। कैसी पोजीशन पे, रेस्ट में। तो इसका v क्या है हमारे पास, जीरो, वेलोसिटी भी नहीं है इसके पास, स्पीड भी नहीं है। अब क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्कूल या घर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे बोलूं कि तुम्हें जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट करनी है, स्टार्टिंग यहां से करनी है और तुम्हें जाना है, तो वो बोलेगा कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ठीक है, रीजंस पूछेगा। तो हम क्या कहेंगे कि स्कूल से हमें कहाँ जाना है, घर, ठीक है। ये कंडीशन हम रखेंगे इसके सामने। तो हमारे पास क्या हो गया, जब हमने इसको बोला कि स्कूल से हमें घर जाना है, तो उसे एक पॉइंट मिल गया, वो हमारे लिए क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा, रेफरेंस पॉइंट को। अभी रेफरेंस पॉइंट किसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उस चीज को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि कोई भी एक ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, या बस है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, यहाँ एक अदर पर्सन खड़ा हुआ है, दोनों अभी फिलहाल कैसी पोजीशन पे है, रेस्ट की पोजीशन पे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको क्या बोला कि मूविंग है ये, अब यहाँ पे हम मोशन करवा रहे हैं इसका, तो मोशन करवा रहे हैं, तो रेस्ट वाला पर्सन तो यहाँ खड़ा हुआ है रेस्ट की पोजीशन पे, लेकिन जो अंदर पर्सन है हमारे पास वो मूविंग होंगे या रेस्ट की पोजीशन पे होंगे? क्यों, किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट की पोजीशन पे होंगे? देखो ये बस तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये बस क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और जो इनसाइड जो पर्सन बैठे हुए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं इस पर्सन के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं इनके रेस्पेक्ट में पूछूं कि हम मोशन कर रहे हैं या रेस्ट की पोजीशन पे, तो ये क्या बोलेगा, मैं तो रेस्ट पे हूँ, ओनली फॉर बस मोशन कर रही है, और जो पीछे वाला पर्सन है वो पीछे की तरफ जा रहा है। उसे ये फील होगा, कभी देखा हम ट्रेन में बैठते हैं और प्लेटफॉर्म पर कोई पर्सन खड़ा हुआ रहता है, तो हम जब ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं तो हमें क्या लगता है, जब तक चलती नहीं है तब तक तो रेस्ट में लगता है, ठीक है, हिलते डुलते नहीं है हम। क्या हमारी पोजीशन चेंज करते हैं क्या, ट्रेन में चलने के बाद भी पोजीशन चेंज करते हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं क्या हम, जाते हैं क्या, नहीं जाते ना। तो वो क्या हो गया उसके लिए कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, ओनली फॉर बस चल रही है, और जो पीछे वाला पर्सन है वो बैक साइड चल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास किसको डिफाइन करता है, रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करता है। क्लियर, ये डाउट है, ठीक है, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट हो। We can now define the term motion as follows. An object is said to be in motion if it changing the position continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. It is called motion. ये definition हो गई हमारे पास। On the other contrary to term rest is defined as follow. An object is said to be at rest if does not change its position with respect to time. हम इसको हमारे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो इट इज अ रेस्ट। समझ में आया, मोशन एंड रेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटिव है, जो अब एग्जांपल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था उसे समझेंगे। ए पैसेंजर सिटिंग
in the compartment of a moving train is at rest with respect to other passengers sitting in the same compartment. जो अगर बैठे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में वो क्या है? जैसे अब तुम लोग हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो तुम कैसी पोजीशन में हो? रेस्ट की पोजीशन में हो। ये मान लो ये ट्रेन ही है, ठीक है, मूविंग ट्रेन है, चल रही है, अब बाहर भी लोग पर्सन चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी तुम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बैठे हो, कैसे बैठे हो? रेस्ट की पोजीशन पे, चेंज नहीं कर रहे अपनी पोजीशन को। लेकिन जो बाहर पर्सन है वो चेंज कर रहा है ना अपनी, जो मूविंग है, जो इस कॉरिडोर में घूम रहा है, वो तो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा है। तो वो वहां पे उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये चल रहे हैं, मैं रेस्ट पे हूँ, और वो भी मोशन कर रहे हैं। इस तरीके से रिलेट करना होता है रेफरेंस पॉइंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपार्टमेंट, बिकॉज हिज पोजीशन डज नॉट चेंज with respect to position of other passengers sitting in the same compartment, but the same passengers is in motion with respect to a person standing outside the train. जो कहाँ पे खड़ा हुआ है? बाहर खड़ा हुआ है ट्रेन से। दिस इज बिकॉज द पैसेंजर इन द मूविंग ट्रेन इज चेंजिंग हिज पोजिशन with respect to the person outside the train. Clear? Any doubt? अरे चुप नहीं रहना है, बता दो। नहीं है? मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, नहीं है तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, सेम है कि एक चाइल्ड को हमने सेटिंग कर दिया, ठीक है, उसी के बेस पे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिक बेसिक टाइप्स है हमारे पास, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन एंड सर्कुलर मोशन। और हमारे पास कौन सा मोशन आ जाएगा नेक्स्ट? रोटेशनल तो हमने बोल दिया। तो लीनियर मोशन क्या होगा? अ कार मूविंग अ स्ट्रेट रोड, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। किसी एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन करना क्या होता है हमारे पास? लीनियर मोशन है। जैसे कि हम इस स्ट्रेट पाथ पे मूव करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? लीनियर मोशन। तो उसकी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ लाइन, एग्जांपल मोशन ऑफ अ साइकिल और अ कार ऑन अ स्ट्रेट और कर्व रोड। अब जो एक ट्रेन होती है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, ऐसे थोड़ी ना होता, जिगजैग पाथ बना हुआ रहता है उसके लिए, नहीं होता। तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए? लीनियर मोशन। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो मोशन करता है, क्या मोशन कर रहा है यहाँ पे? एग्जाम्पल क्या दिया इसने? जो सन होता है उसके चारों तरफ क्या मोशन करती है? अर्थ। क्यों करती है? उसके एक्सिस के अलोंग ही करती है। ऐसा थोड़ी ना करते कि पहले यहाँ कर रही है, फिर यहाँ पे कूद के आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है? वो उसी की जो एक्सिस होता है उसी में क्या करती है? मोशन करता है। जैसे कि फैन है अभी, तो इसी के एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा ना कि यहाँ पे चल रहा है फिर ऐसे कर रहा है फिर उस तरीके से जा रहा है, एक्स वाई जेड सारी डायरेक्शंस में जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो वो हमारे लिए क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। इन अ सर्कुलर मोशन इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग विद द टाइम। लेकिन टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को तो चेंज करती है ना, कि पहले ये हमारे पास क्या है? अर्थ है, यहाँ क्या है हमारे पास? सन है। पहले यहाँ थी किसी टाइम पे, फिर यहाँ थी। कभी ये डिस्टेंस ज्यादा दूर हो जाता है, कभी डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। जो पास में आ जाता है कुछ टाइम के लिए तो, और कुछ टाइम के लिए दूर चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? rotational motion, when the position of the entire object does not change but the position of its different points change with time. For example, in a merry-go-round the seats keep changing their position with time but the merry-go-round stay in the same place. मैरी-गो-राउंड तो सबने शायद किया होगा, ये तो बचपन में। अरे झूला, वो घूमने वाला जिसकी 3 पर्सन बैठे रहते, 3 या 4, जैसे कि डक बनी हुई रहती है, शेप्स अलग अलग, ठीक है, हॉर्स बने हुए रहते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। अब वो प्लेस तो एक ही पॉइंट पे है ना, किसी अदर पॉइंट पे थोड़ी ना, प्लेस तो यहाँ है, लेकिन वो मूव कैसे कर रहा है कि जो सीट्स है पहले यहाँ थी, अगर हमने उसको थोड़ा सा भी पुश किया तो क्या होगा? ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है? we consider the seat an object, it will have circular motion, and if we consider the merry go round one object, it will have rotational motion. Next इसका एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स geographical axis is the well known example of a rotational motion. इसकी जगह हम एक एटम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास जो एटम होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन करता है। कौन कौन से मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? सर्कुलर मोशन। दूसरा रोटेशनल, क्योंकि ये अपनी एक्सिस के अलोंग यहाँ पे भी घूमेगा। इस तरीके से वो अपनी एक्सिस के अलोंग भी घूमेगा, अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा, चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, एक तो सर्कुलर तो कर ही रहा है, इस पार्ट को तो कवर कर ही रहा है, लेकिन अपनी एक्सिस के अलोंग भी क्या करेगा? इस तरीके से मोशन करेगा। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन का हमने समझा था पेंडुलम। ठीक है, या फिर जो गिटार के वायर्स होते हैं, अगर हम उनको स्ट्रिंग खींचते हैं तो क्या करते हैं? छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं। या फिर किसी हम रबड़ को ले लेते हैं, प्लास्टिक रबर बैंड को ले लेते हैं, अगर हम उसे किसी चीज में यहाँ पे ऐसे अटैच कर देते हैं, उसे खींचते हैं, तो वो क्या करेगा? कुछ टाइम के लिए वाइब्रेशंस करेगा। वो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। टू एंड फ्रो मोशन, मतलब इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, फिर वापस से यहाँ आया, फिर वापस से यहाँ गया। तो क्या कर रहा है? वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और लास्ट टाइम पीरियड के बाद वो क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन में आना चाहेगा, रेस्ट की पोजीशन में, जहां था पहले वहीं पे आना चाहेगा। लाइक हमारे पास जो वॉच होती है, वॉल वॉच, उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ही टाइम होता है 6 o'clock या फिर 3 o'clock, वहां पे टाइम हुआ, तो वो क्या करता है? वो इस तरीके से मोशन करना स्टार्ट करता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या करता है? उसकी स्टेबल स्टेट में आ जाता है, वो चेंज नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद ही होगा। ठीक है, to and from motion an object about its mean position of rest, it is called vibratory motion or oscillatory motion. This motion is periodic in a nature as respect itself about its position of rest after a fixed intervals of time. अब जो ये टाइम होता है ना, ये फिक्स्ड होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो फिर भी मोशन करता रहता है, नहीं होता ना। जब उसका फिक्स टाइम होता है, उसी के लिए वो क्या करता है? मूविंग करता है, फिर वो रुक जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन आर मोशन ऑफ अ पेंडुलम एंड मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर। अब हमें जो इस चैप्टर में तुम्हारे लिए 9th के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? लीनियर मोशन। ओनली फॉर लीनियर के बारे में ही हमें यहाँ स्टडी करनी है। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन। अब हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ना है। जैसे ओरिजन, हमारे पास एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, और इसका ओरिजन। कोऑर्डिनेट्स का हमें पता होना चाहिए, डायरेक्शंस का हमें पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, और एक ओरिजिन का कि कहां से किस पॉइंट पे जाना है हमें। ठीक है, इन सब का हमें यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, देयरफॉर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड एन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट टू द ओरिजिन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन क्या है? द फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट टू चूज फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड द ओरिजिन। इट कैन बी चोजन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। कैसे? ओरिजिन का मीन्स कैसे है कि जहां हम खड़े हुए हैं उसको हम क्या ले लें? ओरिजिन ले लें, और फिर जो पॉइंट हमें मिल रहा है, रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, उस तक हम जो पाथ कवर करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाइल स्टैंडिंग the motion of an object, its dimensions are of no importance, especially when the object in motion cover a very large distance and compared to its size. Thus, an object is considered as a point object if during motion. अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम मोशन करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पर्सन यहाँ स्टैंडिंग है, रेस्ट पे है, तो अगर वो चलता जाएगा, दूसरा पर्सन, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है,
तो कुछ टाइम के हमें क्या दिखता है, वो छोटा सा दिखने स्टार्ट हो जाता है एज अ पॉइंट। होता है ना कि जैसे बर्ड्स फ्लाई करती है, तो जब तक हमारे पास होती है, क्लोज होती है, तब तक तो हमें प्रॉपर वे में वो दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस दूर हो जाता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो वो हमें क्या दिखाता है, एज अ पॉइंट। ठीक है, तो उसका मतलब यही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, जो हम यूज लेते हैं, मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, सेकेंड, एम्पियर, इन सारी यूनिट्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हमारे स्केलर क्वांटिटीज में आती है और वेक्टर क्वांटिटीज में आती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, एक होती है हमारे पास वेक्टर। स्केलर का मीन्स होता है कि ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, नॉट अ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कि हमारे पास ओनली क्या रहेगा, नंबर्स रहेंगे कि 24 केजी है, 23 मीटर है। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, या फिर अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है। सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि लाइक डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो तुम्हारा बहुत सारा है ना, तुमने सुबह से अब तक यहाँ पे कितना कवर किया है, वो तो क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया स्केलर का, डिस्टेंस। ओनली फॉर क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का नहीं पता तुम कैसे कैसे चल के घर से स्कूल आए हो। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर। तो वेक्टर में हमारे पास होती है मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड जैसे 24 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर साउथ। तो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रही हूँ कि मैंने इतना इतना किस किस डायरेक्शन में मूव किया है, या 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में, 5 मीटर वाई डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स आएंगे वेक्टर क्वांटिटी में, वो क्या आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी कंडीशंस। तो इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। Scalar and vector quantities, all measurable physical quantities can be classified into two broad categories: scalar quantities and vector. Scalar, some quantities can be completely described by a number with unit. यूनिट का मतलब समझते हो, ऐसे बोल दो कि मुझे 5 पटेटो चाहिए, तो तुम्हें दे देगा शॉप वाला, 5 ही देगा उठा के, उससे ज्यादा नहीं देगा। लेकिन मैंने तो बोलना चाहा था कि 5 केजी लेके आना है, तो मैं नंबर के साथ क्या लग रही हूँ, उसकी यूनिट। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स में, कि हमें जिसका जो बोल रहा है ना, जैसे मैं बोल दूं कि 5 चलना है, तो क्या चलना है, मीटर चलना है, सेंटीमीटर चलना है, तो यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ये हमारे पास यूनिट्स होती है। यूनिट दैट बाय their numerical value and units, for example age, mass, temperature etc are represented as a 14 years, 12 केजी, -2 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। अब 12 केजी बोला है, तो 12 केजी उसने जो भी मंगाया, टमाटो, पटेटो, जो भी है वो चीज। ठीक है, तुम्हारा वेट भी हो सकता है, तुम्हारा मास भी हो सकता है। ठीक है, ये यूनिट्स है। अब नेक्स्ट है, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म एज इट्स मैग्नीट्यूड, दिस क्वांटिटी आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी की वही सेम डेफिनेशन है, एग्जांपल मास, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड एंड वर्क। ये सारे क्या है, इनके पास डायरेक्शंस नहीं होती। वर्क की कोई डायरेक्शन होती है क्या, वर्क की होती है क्या वेदांश, नहीं होती ना। अच्छा, प्रेशर की कोई डायरेक्शन होती है, प्रेशर होती है, प्रेशर की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी लग सकता है, ये फिक्स डायरेक्शन होती है, तो फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जांपल है पावर, प्रेशर, ये हमारे कैसे हैं, स्केलर क्वांटिटीज में होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी definition, those physical quantities which require both magnitude as well as direction to describe them completely are called vector quantities. For examples, displacement, velocity, acceleration, force। फोर्स आ गया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में। डायरेक्शन बता दो मुझे फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो फिर तो स्केलर में जाना चाहिए ना।
हमारी गलती क्या नहीं है। फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। अगर मैं फोर्स को यहां से भी लगा दूंगी, यहां से भी लगा दूंगी, यहां से भी अप्लाई कर दूंगी, इस साइड से भी अप्लाई कर दूंगी, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जहां जिस चीज को मूव करना है उसी जगह तो लगाओगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें मूव करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और तुम लगा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे लगेगा। तो फोर्स भी डायरेक्शन के साथ लगता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। वेक्टर force, weight, momentum, etc. are vector quantities. Vector quantities do not obey normal algebraic operations. मतलब जो स्केलर क्वांटिटीज होती है हमारे पास, जिनके पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, उनका तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल सम कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनका हम ऐसे सम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल कि स्केलर के लिए मैंने 24 केजी प्लस 30 केजी लिखा, तो क्या हो रहा है, ये एल्जेब्रिक सम हो रहा है। लेकिन वेक्टर के लिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ प्रॉपर्टीज लगेगी हमारी, ट्रायंगल लो, ये सब 11th क्लास में आएगा। ठीक है, समझ में आया इतना, ये नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो। सॉरी, इतना पढ़ो, रीड करो। कंफ्यूजन कर रही थी मैं, तो पूछ रही थी तुम्हारा। चल रहा नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब जो हमने पढ़ा है अभी तक उस उन दोनों का डिफरेंस है। तो लिख सकते हो बेसिकली, अब तो डिफरेंस लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना डिफरेंस तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटीज। अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब हमारे पास एक्सिस आ गई है, इसकी बात करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्स वाई, इस वाई डैश को हम माइनस वाई भी बोल सकते हैं, इस एक्स डैश को माइनस एक्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैथ्स में भी ये पढ़ा होगा एक्सिस के बारे में। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, अगर हम इसके एंगल को, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं और इसके साथ एंगल बनाऊंगी थीटा, तो इसके फिर कंपोनेंट्स भी बनते हैं। वो कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, जिस साइड हमारे पास थीटा बन रहा है उस साइड हमेशा क्या होगा, एक्स cos थीटा, और जिस साइड थीटा नहीं होता उस साइड हमेशा बनता है वाई साइन थीटा। ये क्या होता है हमारे पास, कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स। कोई बात नहीं, पढ़ लोगे। ये क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, जहां थीटा बन रहा है उस साइड हम क्या लेंगे, हमेशा ऑलवेज cos थीटा, एंड जिस साइड थीटा नहीं होता उस साइड ऑलवेज क्या लेते हैं हम, साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके हो गया, डायरेक्शन के साथ हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब मैं बोलूंगी कि 5 मीटर ईस्ट गए, 5 मीटर नॉर्थ गए, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया है, 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, 10 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगी यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है दोनों का। तो ये और ये मिलाओ, हम मिलाएंगे तो थ्योरम होती है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। पता है ना कि जो अननोन चीज होती है उसे हम इस साइड रखते हैं, ठीक है, अननोन, और दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस 25 कितना आ जाएगा, 50, और 50 का भी हम स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट लगा देंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे AC का क्या था, स्क्वायर था। फिर वो ओपन करके लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस इज अ टोटल ट्रेवल एंड कवर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जितना हमने ट्रेवल किया है और जितना हमने कवर किया है जिस पाथ को, वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। कि हम जैसे यहाँ से जिगजैग, ये वाली कंडीशन है, मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ कि मैं यहाँ से इस पाथ पे गई हूँ, ठीक है, इस D पॉइंट तक पहुंची हूँ, A
बी सी ई। ठीक है, अब मैंने यहाँ से 1 मीटर, फिर यहाँ पे 1 मीटर, इस तरीके से 1 1 मीटर में यहाँ पे चल के पहुंच गई हूँ। तो ये तो क्या हो गया मेरे लिए, क्या हो गया ये मेरे लिए, ऑल डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 मीटर प्लस क्या करूंगी, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय इररेस्पेक्टिवली ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब उसने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास ए बी एक है 3 किलोमीटर, ठीक है, एंड यहाँ पे बी एंड सी एक हाइट ली है, वो कितना है हमारे पास 4 किलोमीटर। और यहाँ पे ये जो 5 किलोमीटर निकला है वो कैसे निकला है, यूज फॉर पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या है बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डिफाइन नहीं है हमारे पास, ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना है 3 किलोमीटर, प्लस बी सी कितना है 4 किलोमीटर, 3 3 जा 9, प्लस 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, एंड 25। अभी ये यहाँ पे क्या चल रहा है, AC का होल स्क्वायर, तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √25। इसका हम AC निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5 मीटर। समझ में आया कैसे निकाला है हमने, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास ये डिस्टेंस आया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।